बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इशार अदनान और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मशरक़ वुस्ता की इस वक्त खबरें गर्म हैं और कशीदगी एक नए और फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां पर हम देख रहे हैं कि ईरान ने रात गए अमरीका और इसराइल की फौजी स्ट्रेटेजिक तनसीबात को निशाना बनाया और अपनी दिफाई सलाहियत और इलाकाई असर रसूख का वाज़े इजहार किया है। और वो जो हम देख रहे थे ना, खाम ख्याली अमरीका की कि वो रजीम चेंज कर देंगे और एक बड़ा धचका पहुंचा पाएंगे, ईरान की गयूर अवाम ने और ईरान के मौजूदा हुकूमती सेटअप ने यह वाज़े कर दिया कि वो धमकियों से ना पहले डरे थे ना अब घुटनों पर आएंगे। बिल्कुल जी। और इतलात के मुताबिक ईरान ने मशरक़ वस्ता में अमरीका के 6 फौजी अड्डों और इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल हमले किए हैं, जबकि सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में भी अमरीकी सिफारत खाने से टकराने वाले ड्रोन्स के बायस आग भड़क उठी और ईरानी कार्रवाई के दौरान बहरीन, इराक, अमारात और कुवैत में भी मौजूद जो अमरीकी फौजी अड्डे थे उनको निशाना बनाया गया है। जबकि इसराइल में वज़ीर आज़म के दफ्तर और फ़ज़ाइया के जो हेडक्वार्टर्स थे उन पर भी हमला किया गया है। फिर खैबर मिसाइलों के इस्तेमाल की तस्दीक ईरानी मीडिया की जानिब से की जा रही है। तेल अवीव में अगर देखा जाए, तेल अवीव में बहुत ही और जो उनके मुक़द्दस उनके हवाले से मकामात थे वहाँ पर भी हमने देखा कि इसी तरह की कार्रवाइयाँ नज़र आई हैं। लेकिन ईरान को जो मजबूर किया जा रहा था कि अब वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएँ, अली लारिजानी कहते हैं कि वो किसी किस्म के मुज़ाकरात अमरीका के साथ अब नहीं करेंगे जब तक वो आयतुल्लाह ख़amenei की शहादत का बदला नहीं ले लेते या इनको अब सबक नहीं सिखा लेते। जंग जो है वो अब तूल पकड़ती हुई नज़र आ रही है। सूरत हाल किस कदर कशीदा हो चुकी है पूरे खित्ते के लिए, क्योंकि जब से ये ऐलान किया है ईरान ने कि वो अब पानी है उसके अंदर नकलो हरकत को भी महदूद कर देंगे या फिर वो उसको बंद कर देंगे, उसके बाद से सूरत हाल जो वो खासी कशीदा नज़र आ रही है। और मशरक़ वुस्ता नाज़रीन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त अपनी तारीख के ख़तरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। हमारे पड़ोस में ईरान है, हमारी फ्रंट लाइन इसे कहा जाता है, और अगर वहाँ तक जंग पहुँच चुकी है तो हमें इस पर क्या पेशगी इक़दाम करने होंगे, क्या होमवर्क करना होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान को भी भारत ने अपनी प्रॉक्सी के तौर पर हमारे गले में हार की तरह डाल दिया है और अब उससे जान छुड़ाना भी हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है। तो हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब मौजूद हैं, दिफाई तज़ियाकार। ब्रिगेडियर साहब, आपको वेलकम कहेंगे। पाकिस्तान मॉर्निंग में सूरत हाल बहुत ही पेचीदा हो चुकी है और अमेरिका की खाम ख्याली रजीम चेंज कर लेंगे वो ख्वाब तो अधूरा रह गया और अब वो कह रहे हैं कि ये जंग 4 दिन की नहीं बल्कि 30 दिन की होगी, हज़ारों टारगेट्स को निशाना बनाया जाएगा। ईरान भी खामोश नहीं बैठ रहा और एक तो वो तरदीद कर रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात अमेरिका के साथ नहीं होंगे, जो कई बार वादा खिलाफियाँ कर चुका है, और वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। कितनी कैपेबिलिटी है, कब तक ईरान बर्दाश्त कर सकता है इन हमलों को, और अमेरिका अगर रजीम चेंज नहीं कर पाया तो अगले टारगेट्स क्या अचीव कर पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो एप्रीहेंसिव किस्म की जो एनवायरनमेंट है वो कितनी तवील ये जंग हो सकती है इसके मुतल्लिक खासी क्यास राइयाँ की जा रही हैं। लेकिन जो शुरू में बातचीत हो रही थी ईरान के मुतल्लिक कि उनकी कैपेसिटी जो है मैक्सिमम कोई 5 to 7 डेज़ की है या 1 वीक की तकरीबन है, वो मेरे ख्याल में अब दुनिया के सामने जो चीज़ें आश्कार हो रही हैं वो उसके मुताबिक तकरीबन ये 2 से 3 माह ब्रिगेडियर साहब, हमें और इसके साथ ही अभी हम ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम में दीगर इश्यूज भी शामिल करेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। और आज चांद ग्रहण लग रहा है, रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण आज आसमान पर एक गैर मामूली मंजर पेश करेगा और महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि ये चांद ग्रहण पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जुज़वी तौर पर देखा जा सकेगा और इंशाअल्लाह इसका आगाज़ भी हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान में चांद ग्रहण का आगाज़ दिन 1:44 पर होगा और जो बाकायदा होना था वो हो चुका है। और अभी आप देखेंगे 2:50 पर चांद ग्रहण लगना भी शुरू हो जाएगा, यानी कि चांद के ऊपर अंधेरा सा एक जो आपको शाम सी नज़र आती है वो शुरू हो जाएगा। शाम 4:05 पर ये मुकम्मल चांद ग्रहण का आगाज़ होगा, जबकि चांद ग्रहण शाम 4 बजे जो है वो 34 पर अपने अरूज पर नज़र आएगा। तो महकमा मौसमियात तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये नज़र आएगा।
हमारे महकमे मौसमियात के मुताबिक 3 बजकर तकरीबन 5 मिनट पर मुकम्मल ग्रहण जो है वो 5 बजे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके साथ जो जुड़ी हुई तोहमात कह लें या बहुत सारी चीज़ें कह लें, उनमें कितनी सदाकत है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनके लिए बहुत सारी एहतियात बताई जाती हैं। बड़े बुजुर्ग ये बताते हैं कि जी आपने सीज़र के साथ कुछ काटना नहीं है, नाइफ़ का इस्तेमाल नहीं करना, सीधी करवट या उल्टी करवट पर आपने लेटना है, या सीधे रहना है या चलते फिरते रहना है। तो वैसे तो ये तोहमात समझी जाती हैं या फिर मिथ हैं या फिर इनमें कोई हकीकत है, लेकिन थोड़ी सी एहतियात बरत ली जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये चांद ग्रहण का जो वक्त होता है वैसे भी कहा जाता है कि इसमें बहुत सारी आफतें और बलाएं होती हैं, तो इसलिए इसकी कुछ मखसूस दुआएं भी पढ़ी जाती हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी जाती है और अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला के जो मुश्किलात मसाइब हैं उनसे माफ़ी के लिए अल्लाह ताला के करीब हुआ जाता है। बिल्कुल, और जादू टोने करने वाले लोग भी अपने अपने मकासद हासिल करने के लिए मुतहरिक हो जाते हैं। हमें अल्लाह ताला से खैर की दुआ मांगनी चाहिए और उससे पनाह मांगनी चाहिए, शैतान मरदूद के शर से बचने के लिए दुआएं करनी चाहिए और तोहमात से बचना चाहिए। एहतियात ज़रूरी है। 7 बजकर लगभग 33 मिनट पर ये मुकम्मल हो जाएगा और इस हवाले से जो भी ज़रूरी इक़दाम हैं वो उठाए जाने चाहिए। आगे बढ़ते नाज़रीन, बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट की। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की बदतरीन कारकर्दगी के बाद अब खिलाड़ियों के खिलाफ ये कहा जा रहा है कि सख्त इक़दामात ज़ेर गौर हैं, तो वो सख्त इक़दामात क्या होंगे? बिल्कुल जी, ज़राए ये बता रहे हैं जुनैद के नाक़िस परफॉर्मेंस पर बेशतर जो खिलाड़ी हैं उन पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। ताहम इस फैसले में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और कानूनी पेचीदगियों को भी मद्देनजर रखना होगा। इस हवाले से मुशावरत भी हो रही है। तो दूसरी जानिब टीम की जो मजमूई कारकर्दगी है उस पर भी शदीद सवालात उठ रहे हैं, जहाँ ना बॉलर्स ने जिम्मेदारी निभाई है, ना ही बैटर्स और ना ही नाम नहाद जो ऑलराउंडर्स कौमी टीम को ले डूबे हैं, ना ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। तो फिर अब ICC T20 वर्ल्ड कप का पहले सेमीफाइनल कल न्यूजीलैंड में और साउथ अफ्रीका के दरमियान शाम 6:30 बजे खेला जाना है। तो दोनों टीमें फाइनल तक रसाई के लिए आप देखते हैं कि वो भरपूर तैयारी में है। लेकिन हम क्यों बाहर हो गए? इतनी हमें उम्मीदें वाबस्ता थी, इतना अच्छा स्क्वाड तरतीब दिया गया, हर तरफ ये बात हो रही थी कि इस बार पाकिस्तान कुछ कर दिखाएगा और पाकिस्तान जो है वो भारत को मुंह तोड़ जवाब देगा, लेकिन हमने फिर देखा कि परफॉर्मेंस हमें उस तरह की नज़र नहीं आई है। तो हाफिज़ मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आपको आप कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। अब ये 50-50 लाख रुपए जुर्माने की खबर आ रही है, तो क्या सारे गुनाह धुल जाएंगे? जो हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़ हुआ, जो सिलेक्शन के मसाइल थे, जो टीम मैनेजमेंट के मसाइल थे, जो प्लेइंग 11 को यूटिलाइज़ करना था, हमने देखा कि 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर भी बहुत सी ऐसी ऑप्शंस थी जिनका सही इस्तेमाल नहीं हो सका। तो उन सारी चीज़ों पर पर्दा डाल के 50-50 लाख रुपया जुर्माना होगा, कहानी ख़त्म हो जाएगी? देखिए, अभी आप चांद ग्रहण की बात कर रहे थे, तो ये जो ग्रहण पाकिस्तान की क्रिकेट पर लगा हुआ है, इसका भी किसी ने बंदोबस्त करना है या नहीं करना है। आप आड़े तच्छे और मुख्तलिफ किस्म के हवाले दे रहे थे, तो ये सारे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी यही हो रहा है। ये जो ग्रहण यहाँ पर लगा हुआ है, ये कैसे ठीक हो सकता है? इसको भी ठीक करने के लिए कोई काम करने की ज़रूरत है या नहीं है? जिस तरीके से आपने 50 लाख की जुर्माने का हवाला दिया है, बात ये तो कोई ACDC वाला कल्चर नज़र आता है। कोई ज़िली इंतज़ामिया लगती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रही है कि तजावज़ात हैं, बाहर रेडियाँ उठा ली जाएँ और जुर्माने कर दिए जाएँ। तो इस तरीके से तो क्रिकेट चला नहीं करती है। अगर आपने जुर्माना करना है तो क्या साहिबजादा फरहान इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं, उसको 2 सेंचुरियाँ करने पर जुर्माना देंगे आप? 2 मैचेस खेले हैं, फ़खर जमान 1, उसका 50 है, 200 का गालिबन उसका स्ट्राइक रेट होगा उसमें, तो क्या उसको सेंचुरी स्कोर करने का जुर्माना भरना पड़ेगा 50 लाख? दुरुस्त। और जिस तरह से इमरान भाई ये बात कर रहे हैं जुनैद भी कि जिन प्लेयर्स को शामिल होने के बावजूद 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल थे लेकिन उनको खिलाया नहीं गया, और क्या उनको भी जुर्माने देने होंगे, या जिन्होंने उनको यूटिलाइज नहीं किया उनकी जगह पर भी जुर्माने वो भरेंगे? ये किस तरह से होगा? देखिए, बात ये है, ये असल तवज्जो, असल काम से तवज्जो हटाने का मकसद है ना। बुनियादी तौर पर तो ये जुर्माने जो लोग अब जुर्माने लगा रहे हैं, इनकी फैसला साजी कहाँ पर है? फैसला साजी की सलाहियत कहाँ पर है? और ये जो ह्यूमन रिसोर्स की यूटिलाइजेशन की बात होती है, ये भी एक गैर हकीकी सोच है। ये सारे के सारे डॉन ब्रैडमैन बरसों से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, कहाँ पर जीते हैं? तो इसी तरीके से ये बातें करते हैं। आज भी ये जो खबर है मीडिया में कि ये जुर्माना कर दिया जाएगा, ये असल काम से, असल मकसद से तवज्जो हटाने का जरिया है कि लोगों की तवज्जो तकसीम हो जाए। ये ना बात हो कि इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारों को निकाले ना, पकड़े सबसे पहले उनको, जिनके गलत फैसलों की वजह से आज पाकिस्तान क्रिकेट इस नहज पर पहुंच चुकी है। और ये ह्यूमन रिसोर्स की यूटिलाइजेशन, किसकी यूटिलाइजेशन करनी है, किसने यूटिलाइजेशन करनी है, कौन इनको लेकर आया है?
उस्मान तारिक के पीछे कौन सी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, उस्मान खान के पीछे कौन सी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, ख्वाजा नाफे के पीछे कौन सी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। ये जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स टेलीविजन पर बैठकर ये कहते हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इज्जत दो, तो जब ये लोग शामिल हो रहे थे टीम में, उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये फर्स्ट क्लास के बगैर आ रहे हैं। जो ऊपर से ड्रॉप होगा फर्स्ट क्लास खेलने के लिए चले जाओ, और जो नीचे से ऊपर आ रहा है उसकी कोई फर्स्ट क्लास हो या ना हो, फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये आपकी चीजें सारी की सारी हिली हुई हैं, ये सब लोगों की तवज्जो तकसीम करने के लिए और मीडिया में 5-4 दिन हेडलाइंस रहने के लिए, अखबारात में नुमाया जगह पर खबरें शाया होंगी, टेलीविजन चैनल्स पर आपको हेडलाइंस में नजर आएंगे, डिजिटल मीडिया उस के ऊपर बात करता रहेगा, ये पता ही नहीं चलेगा कि पाकिस्तान हारा तो क्यों हाफिज साहब, ये हारा लोकल कोई छोटी मोटी सीरीज तो नहीं थी, ये तो वर्ल्ड कप था जिसके अंदर हमने बुरी तरह से नाक कटवाई है। और अगर लड़के हम हारे होते तो शायद इतना दुख ना होता, हम तो बुरे तरीके से हारते रहे हैं। ख़ासतौर पे जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है वो हमारे लिए फ़ाइनल की शक्ल इख्तियार कर जाता है, वहाँ पे जिस तरह से हमने नाकामी हासिल की है। और आखिरी मैच में जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ हुआ है, जिस तरह से मार पड़ी है शादाब को, जिस तरह से मार पड़ी है शाहीन को, सारे हमने हर बंदे की तब्दीली देख ली, हर बंदे को बिठा के दूसरे को आजमाया जाता रहा, लेकिन अगर किसी को नहीं हटाया गया तो वो शादाब हैं। तो ये कौन का एहतसाब करेगा, कौन? अब तो बल्कि उनको नायब कप्तानी या कप्तानी की भी सुना है कि बात चल रही है। और सलमान अली आगा जो कप्तान थे, उनकी सलाहियतें उन्होंने किस तरह से यूटिलाइज़ किया अपनी स्ट्रेंथ को, किस जगह पे किसको भेजना, चाहे वो ओपनर्स हो, चाहे वो बॉलर्स हो, चाहे वो मिडल ऑर्डर हो। माइक हैसन के बयानात भी हमारे सामने हैं। तो ये आकिब जावेद, सिलेक्शन कमेटी, ये सारे इसी तरह से बरीउल ज़िम्मा हो जाएंगे? बरीउल ज़िम्मा हो नहीं जाएंगे, बरीउल ज़िम्मा हैं, हो क्या जाएंगे? जब खिलाड़ियों पर 50 लाख की खबर आ गई तो उसका मतलब ये कि जिम्मेदार खिलाड़ी हैं और कोई नहीं है। जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है, जिन लोगों ने खिलाया है, जिन्होंने हिकमत अमली तरतीब दी है, जो बरसों से पाकिस्तान क्रिकेट के को दीमक की तरह चाट रहे हैं, उन लोगों को किसने पकड़ना है? 50 लाख खिलाड़ियों के जुर्माने की खबर आई है ना, किसी डायरेक्टर को तो सैक नहीं किया गया। डायरेक्टर की तो कुर्सियां बदलती हैं, उसका कमरा बदलता है, पहली मंजिल से दूसरी पे, दूसरी से तीसरी पे, तीसरी से ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर से चौथी मंजिल पे चला जाता है। वो तो बदल रहे हैं। जुर्माना किसको हो रहा है, किसको खबरें आ रही हैं? खिलाड़ियों की आ रही है ना। तो इसका मतलब ये है कि खिलाड़ी जिम्मेदार है, और अगर खिलाड़ी जिम्मेदार हैं, उनको मुंतखब करने वाले क्यों जिम्मेदार नहीं है? जिनका विजन इतना टनल है, अगर खिलाड़ी कैपेबल ही नहीं है और आप उनको टीम में शामिल कर रहे हैं स्क्वाड में, तो फिर तो सिलेक्शन कमेटी जिम्मेदार है, स्पोर्ट्स बोर्ड भी जिम्मेदार है। क्लैन मुश्ताक साहब जो है वो शादाब को कप्तान बनाने में जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर ही इस तरह से टीम तरतीब देते हैं। जब हम देखते हैं कि पर्ची जो क्रिकेटर्स हैं उनको शामिल कर लिया जाता है, या फिर जिसकी स्पोर्ट में कोई खड़ा है उसको शामिल कर लिया जाता है। इसी तरह से दामादों को हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टीम में शामिल किया गया। तो आप क्या समझते हैं, आप सिर्फ क्रिकेटर्स को जुर्माने कर देना तो मसले का हल नहीं होगा? अगली बार फिर इसी तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो जो जिम्मेदारान ऊपर बैठे हुए हैं उनको वो कौन हो सकते हैं, उनको किस तरह से कटहरे में लाया जा सकता है, क्या तरीक़ाकार हो सकता है? देखिए जी, कम अकलों की और नाअहलों की फौज जफर मौज है जिसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कब्जा है। ये सारे खिलाड़ी जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास आए थे तो बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद इनके पास आने और बरसों यहाँ पर खेलने के बाद उनकी सलाहियतों को भी जंग लग गया और कारकर्दगी का मयार भी नीचे आ गया। और जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है फॉर्मर क्रिकेटर्स का, तो उनको इससे बेहतर गुफ्तगू करनी चाहिए। उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के क्रिकेट को ज़्यादा बेहतर अंदाज में इंटरप्रेट करें, दूर अंदेशी से काम लें और लोगों को बताएं कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है। अभी आप देखें जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं क्रिकेट की, पाकिस्तान क्रिकेट ने इनको तो जुर्मानों का ऐलान अभी नहीं किया, लेकिन खबरें आ रही हैं। ये लाहौर की टीम सारे एज ग्रुप में अंडर 17, 15, 19 पता नहीं जितने भी हैं, सब के सब जीत गई है। तो उसको तो किसी ने अभी तक इनाम की खबर नहीं दी कि भाई ये जीते हैं, ये इनसे पूछ लें ये कैसे जीत गए हैं, इन्होंने क्या किया जो एज ग्रुप में जीत गए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ वो काम होता है जो आपको नजर आता है, लोगों की तवज्जो तकसीम करने के लिए और लोगों को असल मकसद से, असल रास्ते से हटाने के लिए जो चीज़ हटा सकती है उसके ऊपर जोरों शोर से काम होगा। और जो हकीकी चीज़ें हैं, हम ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर हैं। इन कॉम्पिटेंस को जब आप लगाते हैं ना, इन कॉम्पिटेंट लोगों को, तो फिर इन कॉम्पिटेंसी आपको हर जगह पर हम तवक्को कर सकते हैं हाफिज साहब के मुस्तकबिल करीब में खुद एहतसाबी कोई रिवायत देखी जाएगी? अलीम डार साहब ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन क्या किसी और को शर्म आएगी? अलीम डार नहीं, देखे कोई तवक्को ना करें। तवक्को किसी बुनियाद पर होती है। जब चांद निकलता है ना रात को, तो तवक्को होती है कि अगले दिन सूरज निकलेगा। उसके पीछे एक प्रोसेस है। नजर आ रहा है कि भाईजान की ऐसे
ये दहाइयों से सालों से पता नहीं कितने 100 साल हो गए निकलता आ रहा है, तो अगले दिन निकल आएगा, ये तवक्को होती है। ठीक है, यहाँ पर तो बरसों से आप नालायकों को, कमल अकलों को, नाअहलों को प्रमोट करते जा रहे हैं, तो उसके बाद आप तवक्को करते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक अलीम डार साहब का, अच्छी बात है कि उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। वो सारी जिंदगी उंगलियां खड़ी करते ना, अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं भाई मेरे बस से बाहर है। भले इसके लिए उन्होंने बहुत टाइम लिया है, बहुत वक्त लिया है, लेकिन उनको ये आकर कौम को बताना चाहिए कि ये उस्मान तारिक, ख्वाजा नाफे, ये उस्मान खान, ये पाकिस्तान की टीम में आ कैसे गए भाई, इनको कौन लेकर आया, कौन इनको लेकर आया। तो अच्छी बात है उन्होंने इस्तीफा दिया है। और जहाँ तक बाकी लोगों का ताल्लुक है, देखिए अच्छा, जिस तरह से आप इमरान भाई कह रहे हैं कि नाफे या बाकी तमाम प्लेयर्स जिनका आप नाम ले रहे हैं इनको नहीं होना चाहिए था, बाबर को, शादाब को, शाहीन को, इनको होना चाहिए था टीम में। बड़े प्लेयर्स को रख के भी हमने कुछ हासिल नहीं किया, टीम में परफॉर्मेंस इनकी भी आप देख सकते हैं। तो तनकीद तो ज़्यादा इन पर हो रही है कि इनको क्यों टीम में रखा गया, इतनी बार आजमाए वो को फिर हमने टीम में शामिल कर लिया। क्या समझते हैं, इनकी जगह बनती थी, इनको होना चाहिए था, और क्या आगे भी होना चाहिए? अच्छा, बात यह है कि अगर इनकी जगह नहीं बनती, किसकी बनती है? इनको बाहर बिठाकर आपने ख्वाजा नाफे को खिलाया ना। अगर प्लेयर्स की स्किल्स डेवलप नहीं हो रही, अगर वो किसी जगह पर जमूद का शिकार है, तो ये जो आप बिलियंस मिलियंस आप मंथली देते हैं अपने कोचिंग स्टाफ को, वो किस लिए देते हैं? और अगर किसी और की जगह बनानी है तो वो ज़रा लोगों को आंखें खोल लेनी चाहिए। जो आपकी ए टीम है ना, वो अबू धाबी में इंग्लैंड लायंस से हारी है बुरे तरीके से, और उसमें 5 इंटरनेशनल क्रिकेटर खेल रहे थे, उनके सारे यंगस्टर्स थे, इनके 5 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स थे, अहमद दानियाल, सुफियान मुकीम, हसन नवाज, आकिफ जावेद, अब्दुल समद। तो किसको आपने आगे लेकर आना है? आपके पास है ही कुछ नहीं, आपके पास है ही कुछ नहीं। आपको सिर्फ ये नजर आता है हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, पीएसएल में टीमें 2 अरब की बिक गई है, 2.5 अरब की बिक गई है, न्यू एरा शुरू हो रहा है। ये जो तो क्या एरा का सत्यानाश इनको सही प्रोसेस से नहीं लाया जा रहा? मसला क्या है? टैलेंट कैसे खत्म हो गया हमारे पास? माजी मसला मेरिट नहीं है सर। अच्छा, मेरिट नहीं है, नाइंसाफी है, हक तलफी है। ठीक है, जिन लोगों का काम नहीं है वो ऊपर बैठे हुए हैं, मसला ये है, मेरिट नहीं है। ठीक है, आपने अपने से एक नालायक शख्स को, जब आप एक जो शख्स विजनरी नहीं है ना, जिसका विजन नहीं है, जब आप किसी कम अकल को ऊपर लगा देंगे, वो अपने से ज्यादा कम अकलों को अपने साथ लगाएगा। किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तबाही के लिए। वो सब जो फौज जफर मौज एवरेज लोगों की है ना, एवरेज थिंकिंग के लोगों की, ठीक है, मफाद परस्तों की, वो तबाह कर देगी आपके सिस्टम को। और ये पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ यही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। टैलेंट भी मौजूद है, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, काम करने वाले भी मौजूद हैं। क्रिकेट इस कौम के दिलों में, खून में दौड़ती है, रगों में दौड़ती है खून की तरह। इस वो कैसे निकल सकती है? अच्छा, अभी माइक हैसन का कोई इस्तीफे का प्लान नजर आ रहा है आपको कि वो भी मुस्ताफी हो जाएंगे इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद? आखिर जिम्मेदारियों की, इन तमाम चीजों के जिम्मेदार माइक हैसन भी हैं। मैडम, माइक हैसन अकेला क्या है? उसको अथॉरिटी किसने दी है? गैरी क्रिस्टन को आप लाए, उसको निकाल दिया। आप जैसन गिलेस्पी को लाए, उसको निकाल दिया। माइक हैसन को लाएंगे, उसको निकाल देंगे। तो इसका मतलब ये गैरी भी गलत, जैसन भी गलत, ये मिकी आर्थर भी गलत, माइक हैसन भी गलत, सारे गलत हैं। तो ठीक कौन है? कौन ठीक है? उसको तो फिर सबको हटा दिया जाए, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बंद कर दिया जाए, इदारा ही बंद कर दें, क्योंकि इतनी शानदार क्रिकेट अब पाकिस्तानियों के बस की बात तो नहीं रही है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने की। नहीं, जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको काम नहीं आता, उनको निकाला जाए। इदारा चल रहा था जब ये लोग नहीं थे, उस वक्त भी चल रहा था। पाकिस्तान की क्रिकेट ज़्यादा बेहतर चल रही थी। ऐसा नहीं है कि ये 24 लगभग 26 करोड़ लोगों का मुल्क है, उसका पसंदीदा और मकबूल तरीन खेल है, और उसके लिए आपके पास ह्यूमन रिसोर्स ना हो कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन को चला सके। पाकिस्तान क्रिकेट का मसला एडमिनिस्ट्रेशन का है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है पाकिस्तान का, और ये मुंतजमीन का मसला है। बाबर आजम आखिर किसी सिस्टम से पाकिस्तान में आए ना, मोहम्मद रिजवान किसी सिस्टम से आए, शाहीन अफरीदी, शादाब, फखर किसी सिस्टम से आए थे ना। अब क्यों नहीं आ रहे? अब ये क्यों उस्मान तारिक आ रहा है? अब क्यों ख्वाजा नाफे आ रहा है? तो सवाल तो ये है, जब तक हम निचली सतह पर जो मसाइल हैं उसको समझेंगे नहीं, उसको हल नहीं करेंगे, आपकी चीजें ठीक तो नहीं होंगी। हाफिज साहब, फिर पूरे ढांचे को तब्दील करना होगा, ग्रास रूट लेवल से भी अगर हमें टैलेंट ढूंढना है तो कहाँ पर कौन सी तैनातियां होनी चाहिए? आप ही कोई नाम तजवीज़ कर दीजिए फिर। देखिए सर, तैनातियों को तो वो लोग बताएं ना जो लाखों रुपए लेते हैं महाना और करोड़ों सालाना। मैं तो आपको बता रहा हूँ जो हो रहा है और जो होने वाला है। ये जो आपने टैलेंट की बात की है, ये जो कुछ काम हो रहा है, ये आने वाले दिनों में इसका भी वो नाटका बंद कर देंगे, क्योंकि क्रिकेट को वो सुकट करना वो कैंपों में ला रहे हैं।
सारे पाकिस्तान में टैलेंट हंट शुरू कर रहे हैं। 16 रीजन हैं वो तबाह हो गए हैं, ठीक है। उनकी किसी को फिक्र नहीं है, उनकी किसी को फिक्र नहीं है। पीएसएल की टीमों के लिए वो ऐलान करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें बेहतरी लाई जाए, सिलेक्शन कमेटी हो, कोचेस हों, सबको बेहतरी की ज़रूरत है तमाम शोबों के अंदर। हम देखते हैं इसके अंदर और प्लेयर्स को भी। अच्छा, थोड़ा सा हम आ जाते हैं पीएसएल की तरफ। तो जो सियालकोट स्टैलियंस थी अब वो मुल्तान सुल्तान्स बन गई है। ये जॉइंट वेंचर किस तरह से देख रहे हैं आप, और समझते हैं कि पीएसएल की तारीख में ये पहली बार ही हुआ है कि एक बार ख़रीदी जाती है टीम और फिर उसके बाद हम देखते हैं वो दोबारा से बोली की तरफ चली जाती है, बिकने की तरफ चली जाती है। एक बहुत ही कम महदूद से अरसे में वो उसकी कलई खुल के रह गई। अब क्या समझते हैं कि ये जो अब होने जा रहा है, मुश्तरका तौर पर चलाने जा रहे हैं, ये चल पाएगी टीम इस तरह से? अल्लाह करे जी चल जाए। इससे ज़्यादा बदकिस्मती क्या होगी पाकिस्तान क्रिकेट की कि टीम वर्ल्ड कप से हार कर आ रही है और आप जो लोग एक नेशनल T20 टूर्नामेंट अच्छे तरीके से डिज़ाइन नहीं कर सकते, वो कहते हैं जी हम पीएसएल की कामयाबी हमारी वजह से। लोग जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान हारा क्यों है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएसएल की कर रहे हैं जी। ये क्या है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो असल खबरें हैं उस तरफ ना लोग इस तरफ आ जाए, पीएसएल की तरफ आ जाए। इनकी वजह से ये जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पीएसएल की कि इनकी वजह से कामयाब हो रही पीएसएल, तो फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोई और लोग चला रहे हैं, यही लोग चला रहे हैं। पीएसएल एक बिल्कुल अलग पहलू है, उसमें जितनी भी अच्छी चीज़ें आएंगी वो पाकिस्तान क्रिकेट का फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन क्या इस वक्त कौम को ज़रूरत इस वर्ल्ड कप में नाकामी की वजूहात को जानने की थी, या फिर कौम की ज़रूरत ये पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंसों की थी? सवाल ये बहुत बारीक काम होते हैं जो लोग इस खेल से, इस सहाफत से वाबस्ता हैं। हाफिज साहब, ये बारीक वारदात ही डाली जा रही है, लोगों की तवज्जो डाइवर्ट कर दी जाएगी। वही प्लेयर्स जो नाकाम रहे वर्ल्ड कप में वही पीएसएल में परफॉर्म करेंगे और टीम ऐसे चलती रहेगी। मैं आपको ये बताऊं, खिलाड़ियों की नाकामी एक मसला है, लेकिन ये खिलाड़ी नाकाम हमेशा से नहीं थे। ये अब भी इनकी पोटेंशियल पर इनसे काम लेने के लिए आपको चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर शाहीना अफरीदी एशिया कप में 147 पर बॉल कर सकते थे, अगर बाबर आजम 35 सेंचुरियाँ इंटरनेशनल क्रिकेट में स्कोर कर चुके हैं, मोहम्मद रिजवान को अगर आपने बाहर क्यों बैठाया है, तो ये चीज़ें ऐसी थोड़ी हैं। कामरान गुलाम कहाँ पे है, तैयब ताहिर कहाँ पर है, शाहनवाज धानी कहाँ पर है। आप अपने बॉलर्स को गिने, मीर हमजा, खुर्रम शहजाद, अहमद दानियाल, ये बॉलर्स गिने अपने, आमिर जमाल, तो 1.5 दर्जन बॉलर बन जाते हैं, 1.5 दर्जन। जहांदाद खान, फ़खर जमान, ठीक है, 1.5 दर्जन सही है। बिल्कुल आपके सवाल वैलिड हैं, सवालों की भरमार है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। शाकिन मायूस हैं, उम्मीद करते हैं कि इनकी मायूसी का अज़ारा हो पाएगा। बहुत शुक्रिया हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट समाज में मौजूद थे। और इसी तरह के कैफात इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम के क्रिकेट शायकीन के हैं, जिन्होंने बदतरीन परफॉर्मेंस देखी है। इवेंट तो चल रहा है लेकिन पाकिस्तान उससे बाहर हो चुका है और अब तवज्जो डाइवर्ट की जा रही है पीएसएल की तरफ। बिल्कुल जी, यहाँ पर हम एक ब्रेक शामिल कर लेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे सुलह रहमी की और रिश्तेदारों के साथ किस तरह से सुलह रहमी से पेश आना चाहिए, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। से विदाज़। बहुत खूबसूरत, बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़। मोहम्मद सैफुर रहमान कासमी नात को हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वो वेलकम कहेंगे। और डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब, सीनियर स्कॉलर। डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ़ का बहुत शुक्रिया। और आज हमारा जो टॉपिक है इशाल सिला रहमी, बहुत ही अहम है और लोगों को जोड़ना, लोगों के अंदर तफरीक़ों को ख़त्म करना, ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब है, पसंद है। बिल्कुल जी, इंसान की ज़िंदगी में रिश्ते महज खून के ताल्लुक़ का नाम नहीं है, बल्कि रहमत, आजमाइश और अजर का ज़रिया भी है। तो इस्लाम ने जिस कदर सिला रहमी पर ज़ोर दिया है, शायद ही किसी और अमल पर शिद्दत से तवज्जो दिलाई हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने अपने रिज़्क़ में वुसअत चाही और उम्र में बरकत का ख्वाहिशमंद हो, वो सिला रहमी को इख्तियार करे, यानी कि टूटने वाले रिश्तों को जोड़ दे। और ये महज एक अखलाकी फ़रीज़ा नहीं है, बल्कि बड़ी अजीम इबादत भी करार दिया गया इसको। तो हम लोग आजकल तफरकों में बढ़ चुके हैं, हम एक दूसरे को रिश्तों को तोड़ने में लगे हुए हैं। वो हमारे करीबी रिश्ते, हमारे बहन भाई, माँ बाप या दीगर रिश्ते अजीज़ व क़ारिब हैं, या फिर कोई दूर के रिश्ते हैं, हम उनके अंदर तफरके पैदा कर देते हैं और उन्हें लड़ा देते हैं, जो कि अल्लाह ताला को इंतहाई नापसंद अमल है। हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब मौजूद हैं, सीरत स्कॉलर भी हैं, तो हम इन्हीं से रहनुमाई लेंगे। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको, और आप इससे जानेंगे कि आखिर
क्या तरीक़ाकार हो सकता है सिला रहमी का, कहाँ कहाँ पर हमें सिला रहमी का सबक दिया गया है, हमारे दीन ने हमें कहाँ कहाँ पर ये कहा है। और कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं बड़े अनोइंग से होते हैं, जो बड़े तंग करते हैं, हर बार खुद ब खुद ही नाराज़ हो जाते हैं, उनको मनाने के लिए क्या उनके साथ भी सिला रहमी करने का? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और रमज़ान मुबारक जैसे मुतबर्रक महीने में जो यकीनन रहमतों, बरकतों, सियादतों, सादतों का महीना तो है ही है, मैं इससे एक दर्जा आगे जाके एक तरबियत गाह के तौर पर लेता हूँ। और ये हम सब के लिए एक दरसगाह के तौर पर 29 या 30 दिन का एक दौरानिया है। हकीकी मानों में मैं समझता हूँ कि ये परवरदिगार आलम का इस हवाले से भी बड़ा हम पर एहसान है कि साल में एक महीना ऐसा हमारी ज़िंदगियों में आता है जो हमें असर नौ अपनी ज़िंदगी, अपने मामलात, हत्ता कि अपने रवैयों को असर नौ तरतीब देने का मौका फ़राहम करता है। और हम एक मश्क से गुज़रते हैं, एक इस्लाह का अहवाल जो है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनता है। दीन रहमत की तरफ से एक बेहतरीन और अल्लाह की निगाह में पसंदीदा ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा बयान किया है, उनमें जो चंद बुनियादी उसूल हैं उनमें से एक रहमत पर मबनी आपका रवैया जो है वो भी अल्लाह के यहाँ बड़ी कदर व मंजिलत रखता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कौन ऐसा है जो अल्लाह की रहमत के लिए अपने आप को हकदार करार दिलवाना चाहता है, यानी जिसकी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह कौन शख्स ऐसा हो सकता है जिसकी ये ख्वाहिश ना हो, हम सब की ये ख्वाहिश है। हुजूर ने फरमाया बस ख़बर हो उस शख्स को कि जो ये चाहता है कि अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जो हो, वो अपने हुर्मत और कुर्बत के रिश्तों में सिला रहमी इख्तियार करे। इसका क्या मतलब है कि जब वो आपके साथ उसने सलूक कर रहे हैं और आप उनके साथ उसने सलूक करते हैं तो ये तो एक बराबरी का मामला है। लेकिन इन रिश्तों के झैल में परवरदिगार आलम की मंशा हुजूर के अमल के ज़रिए से हम तक ये पहुँची है कि अगर हमारे मिजाज और पसंद और तवक्को के मुताबिक मामला ना भी हो रहा हो तो आपने एक दर्जा आगे बढ़ते हुए एहसान का मामला करना है, उनके साथ उसने सलूक का मामला इस अंदाज में करना है कि उनकी खूबियों की तरफ निगाह रखनी है और उनकी जो खामियां हैं उनके आपके साथ मामलात, रवैयों के अंदर जो नापसंदीदा अवामिल हैं उनको एक नज़र के लिए खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए अपने उसको एक साइड पे रख देना और उनके साथ अपने मामलात दुरुस्त कर लेने। अक्सर हमसे ये कहा जाता है कि जी फ़लाँ तो हमसे बड़ा अच्छा है और हम भी बड़े अच्छे हैं उसके साथ, लेकिन फ़लाँ रिश्तेदार बड़ा एनॉइंग है। अभी आपने लफ्ज़ कहा तो मेरे चेहरे पर इसलिए मुस्कुराहट आई कि वाक़तन हर शख्स की ज़िंदगी में 2, 4, 5 ऐसे रिश्ते लाजमी होते हैं जहाँ से किसी न किसी दर्जे की मुशक्क़त हम तक कोफ्त दिल आज़ारी पहुँच रही होती है। बस जब ऐसा मामला दरपेश हो तो उसका बेहतरीन नुस्खा सूफिया ने हमें ये बताया है कि ज़हन में तसव्वुर रखें, नेकी करने वाले के साथ भलाई करने वाले के साथ भलाई करने पर एक अजर है और जो आपके मिजाज और तवक्को के मुताबिक आपके साथ भलाई नहीं कर रहा उसके साथ नेकी करने पर अल्लाह के यहाँ 2 गुना अजर जो है वो कर दिया गया है। और भलाई के बदले में भलाई जो है उसे अल्लाह अपनी मीज़ान अदल पर देखेगा और फिर तय करेगा कि अजर देना है या नहीं देना। बुराई करने वाले के साथ नेकी जब कोई शख्स इख्तियार करता है तो अल्लाह उसी वक्त उसको उसका अजर अता कर देता है। सरकार ख़त्मी मरतबत की पूरी ज़िंदगी पर जब हमारी निगाह जाती है तो हम ये देखते हैं कि हुजूर के यहाँ भी ये जो सिला रहमी का मामला है, लोगों के दरमियान लोगों को करीब लाने का मामला है, मैं ये समझता हूँ कि ये सरकार दो आलम की शख्सियत का एक बड़ा नुमाया खासा है। यानी आप एक छोटी सी मिसाल में अपने सामीन और नाज़रीन के सामने रखना चाहूँगा, उससे अंदाज़ा लगाइए कि हुजूर की निगाह में इसकी कितनी अहमियत है। हुजूर की पूरी ज़िंदगी जो है उसमें बाजमात नमाज जो है उसका बड़ा जो है एहतमाम किया गया और हुजूर उसको बड़ा पसंद फरमाते हैं। हत्ता कि हुजूर के आखिरी अय्याम में जब बीमारी गालिब थी उस वक्त भी सरकार दो आलम सहारे के साथ बाहर तशरीफ़ ले आते थे और नमाज अदा करते थे। मैदान जंग के अंदर भी सरकार दो आलम की सीरत में हमें पता चलता है कि हुजूर जमात के साथ नमाज पढ़ते। इतना अहम अमल, लेकिन एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपने काशाना रहमत पर मौजूद हैं और एक शख्स दौड़ता हुआ आता है और वो कहता है कि कबीला जो है अमर बिन औफ जो है उनके दरमियान आपस में लड़ाई हो गई और ये लड़ाई आगे बढ़कर कई जानों के ज़िया का बायस बन सकती है। असहाब जो हैं बाहर नमाज के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात को तर्क फरमाते हैं और वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जाके उनके दरमियान सुलह करवाते हैं और जब वापस आते हैं तो फिर अगली नमाज का वक्त जो है वो शुरू हो जाता है। कहने का मकसद ये कि हुजूर की ज़िंदगी का ये मंजरनामा मेरे और आपके लिए एक नूर मिसाल है और इससे एक रहनुमाई हम तक पहुँचती है कि हुजूर की निगाह में 2 लोगों के दरमियान तस्फिया करा देना, उनके दरमियान दिलों में जो मैल आ गया होता है उसे दूर कर देना, उनके दिलों को एक दूसरे के करीब करने के लिए अपना इनपुट देना, अपनी एफर्ट पेश करना सरकार ख़त्मी मज़हब की निगाह में कितनी अहमियत रखता है। यानी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम जो हैं वो एक यहूदी आलिम थे, अपने ज़माने के बहुत बड़े और
यानी सिक्का बंद आलिम थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनाजरा करने के लिए आए। और वो जब हुजूर की मजलिस में आए ना, तो हुजूर कह रहे थे बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, लोग डांटें दो और नफरत ना दिलाओ। और हुजूर कह रहे थे कि जिनके दिल टूटे हुए हैं, एक दूसरे से मैले हुए हैं, उनके दिल आपस में जोड़ो, सिला रहमी इख्तियार करो। जब सरकार दो आलम ने लफ्ज़ सिला रहमी इस्तेमाल किया ना, और 3 मरतबा इस्तेमाल किया, तो अब्दुल्ला बिन सलाम जो थे उनके ऊपर वजद की कैफियत तारी होगी। सरकार ने कहा अब्दुल्ला इब्न सलाम कैसे आना हुआ? कहा या रसूलल्लाह मैं आया तो आपके साथ कुछ इल्मी मौज़ूआत पर गुफ्तगू और बहस करने के लिए था, लेकिन आज आपका ये अमल और आपने जो तरगीब दिलाई अपने असहाब को, बार बार सुलह रहमी की, बार बार लोगों के साथ उसने सलूक की, बार बार टूटे हुए दिलों को आपस में जोड़ने की, कहा आपकी इस बशारत को जब मैं सुन रहा था तो मेरे दिल और दिमाग के अंदर साबका अंबिया की जो आखिरी नबी के लिए निशानियां थी ना, वो गूंज रही थी। हर नबी ने आपकी आखिरी निशानी के तौर पर यह बताया कि उस नबी का सारा जिंदगी का तरीका असलूब जो है वो खैर पर मबनी होगा, लेकिन सबसे नुमायां उसकी खुसूसियत ये होगी कि वो टूटे हुए दिलों को आपस में खूबसूरत बात कर दी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अब अहमियत आप भी बयान कर रहे हैं, और नबी पाक की पूरी ज़िंदगी सिला रहमी में जिस तरह से उन्होंने पेश रहे वो किरदार अदा किया, और उनके दिल के बहुत करीब था, जोड़ने वाला शख्स भी और ये अमल भी। तो उसी तरह से जो तोड़ने वाला होगा, जो दूरियां पैदा करने वाला होगा, उसके लिए सज़ा भी तो उतनी खौफनाक होगी, उतनी सख्त होगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है सरकार दो आलम के साथ थी, और किसी मामले पर सरकार दो आलम की तबीयत बहुत ज़्यादा खुश हुई और दरियाए रहमत जोश में था। सरकार ने कहा आज कोई जो बात पूछना चाहो, जो मांगना चाहो मांगो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा या रसूलल्लाह अगर मुझे इतना अहम वक्त अल्लाह ने अता कर दिया कि हुजूर फरमा रहे हैं मुझसे जो तलब करना चाहो तुम्हें अता किया जाएगा, अगर आप एक लम्हे की इजाज़त दें तो मैं अपने वालिद गिरामी से इस पर मशवरा ना ले लूँ कि मुझे आपसे क्या तलब करना चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास आती हैं और उन्होंने कहा कि अल्लाह के महबूब रसूल से कहें कि जब आप महराज पर थे, अल्लाह के साथ जब आप खलवत ख़ास में थे, राज़ो न्याज में थे, वहाँ वो जो राज की कुछ बातें हुई हैं उनमें से कोई बात, कोई उक्दा जो है वो हम पर खोल दें ताकि उम्मत के लिए भी वो एक खैर का ज़रिया बन जाएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने सवाल किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी जब अल्लाह के साथ खलवत ख़ास में मुलाकात हुई ना, तो अल्लाह ने कहा कि आपकी उम्मत में और सारी मखलूक में मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा बंदा वो है, यानी जो आदमी टूटे हुए रिश्तों को सिर्फ मेरी रज़ा के लिए जोड़ने का एहतमाम करेगा, अपनी अना को मजरू करेगा, एक कदम आगे बढ़ के दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा और दिल साफ करके लोगों को अपने सीने के साथ लगाएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने जब ये बात सुनी ना कि ऐसा उसने सलूक करने वाले के लिए गोया जन्नत का अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपने महबूब से वादा कर लिया है कि जन्नत उस पर वाजिब कर दी है। जब ये वाक़या सुना बहुत खुश हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास आई, उन्होंने बताया कि हुजूर ने एक बशारत अता की है कि जो आदमी दिल जोड़ेगा, सिला रहमी करेगा, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी है। तो आप रोना शुरू हो गए। तो कहा ये तो बशारत की बात है, इस पर रोना गिरिया करना इसका क्या सबब है? तो मिजाज आशनाए रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जवाब सुनिए और उससे अंदाज़ा लगाइए। आपने कहा ये तो इस गुफ्तगू का अल्लाह और महबूब के दरमियान होने वाली बात का एक पहलू है, इसका दूसरा पहलू देखो कि अगर दिल जोड़ने वाला, सुलह रहमी करने वाला अल्लाह के यहाँ इतना पसंदीदा है कि उसके लिए जन्नत को वाजिब कर दिया गया है, तो सोचो जो दिल तोड़ने वाला होगा उसके बारे में अल्लाह के यहाँ किस दर्जे का जलाल और नाराज़गी पाई जाती होगी। मैं ये समझता हूँ कि सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज से ही हम तक ये बात पहुँचती है। अल्लाह की निगाह में अल्लाह की मखलूक की खैर खाई तलब करना जो है ये सबसे अजीम शान अमल है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा, जो शख्स ये चाहता है कि उसके रिस्क में बरकत कर दी जाए, उसकी आफियत वाली ज़िंदगी को बरकत दे दी जाए, उसको उम्र को बढ़ा दिया जाए, उसकी तो उसे क्या करना चाहिए कि वो उसने सलूक का एहतमाम करे, सिला रहमी इख्तियार करे। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अल्फाज में आपने बयान कर दिया है। और हम सबको अपनी ज़िंदगी के मामलात में सिला रहमी से काम लेना चाहिए। अपने तमाम रिश्तों अज़ीज़ व अक़ारब के साथ भी सिला रहमी से पेश आना चाहिए। शौहर को बीवी के साथ, बीवी को शौहर के साथ, क्योंकि ये भी बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, सिला रहमी से काम लेना चाहिए। और स्पेशली हिदायत भी हमारे दीन ने यही दी हैं, हम सब सिला रहमी से काम लें। बहुत शुक्रिया। अहम बात है, टाइम बड़ा कम हो गया। जो जितना कुर्बत का रिश्ता है ना, उसके लिए इतना ज्यादा दिल कुशादा करना अल्लाह के यहाँ ज्यादा अजर का बायस है। जिन रिश्तों से रोजाना हमारा दिल दुखता है ना, उनके लिए ज्यादा दिल कुशादा करें, अल्लाह के यहाँ से ज्यादा अजर। जज़ाकल्लाह, सलामत रहिए। आप दोनों की तशरीह का बहुत शुक्रिया। जाते जाते कलाम हो जाए। बिल्कुल जी, हम इजाजत चाहेंगे देखने वालों से। कल अब से मुलाकात होगी प्रोग्राम से, अब तक इतना ही, लेकिन हम एक कलाम जाते जाते जरूर सुनेंगे। जी भाई।